गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी जो फर्स्ट यूनिट चल रही है उसमें हम शिक्षण विद्या कर रहे हैं। उसमें हमने व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि की है। अब आज हम करेंगे सामाजिकृत विधि। सबसे पहले इसका अर्थ, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि क्या है। यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना। बालक समाज में रहता है और समाज में रहकर उन समस्त क्रियाओं को करता है तथा समाज का अध्ययन सामाजिक विज्ञान कराता है बालकों को। इस यंत्रीकरण के युग में अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वे समस्त विद्या जिनमें छात्र निष्क्रिय श्रोता एवं अध्यापक सक्रिय रहता है बेकार मानी गई है। ऐसी शिक्षण विद्या होनी चाहिए। यानी शिक्षण विद्या ऐसी होनी चाहिए जिनमें छात्र अधिक से अधिक सक्रिय रहे और शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक बनकर उनके साथ मिलकर कार्य करे तथा सामाजिकृत जो अभिव्यक्ति ये जो विधि है ऐसी ही एक विधि है जिसमें छात्र सहयोग एवं सद्भाव के आधार पर मिलकर कार्य करते हैं और ज्ञानार्जन करते हैं। यानी सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि विद्यार्थियों को एक साथ मिलकर एक साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है, जो कि आपस में एक दूसरे के सहयोग से किसी भी कार्य को करते हैं। अर्थ एवं परिभाषा। ईबी बाइंडिंग एवं बाइंडिंग के अनुसार बाइंडिंग एवं बाइंडिंग के अनुसार। अब बाइंडिंग एवं बाइंडिंग ने यह कहा है कि सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक वाद विवाद कहा है। सामाजिक वाद विवाद, सामाजिक वाद विवाद का है कोई भी कक्षा सत्र जो एक वर्ग के रूप में सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व प्रदर्शित करे सामाजिकृत अभिव्यक्ति कहलाती है। यानी इसमें जो है सामाजिक प्रक्रिया के साथ साथ वाद विवाद तथा प्रश्न उत्तर होते हैं, इसलिए इसे वाद विवाद कहा जाता है, सामाजिक वाद विवाद। फिर है ई.बी. वेस्ले के अनुसार ई.बी. वेस्ले ई.बी. वेस्ले के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि सामाजिकृत अभिव्यक्ति एक आदर्श जो शिक्षण में ऐसे प्रयोग की कल्पना है। आदर्श शिक्षण में ऐसे प्रयोग की कल्पना है जिसे कक्षा के सभी विद्यार्थी पाठक सहयोग तथा सद्भावना से ज्ञानार्जन करते हैं, इसलिए इसे सामाजिक अभिव्यक्ति विधि कहा जाता है। अब जो ये जो सामाजिक अभिव्यक्ति विधि है इस पद्धति का प्रयोग कैसे करते हैं। प्रोफेसर मुफात एवं बाइंडिंग ने सामाजिकृत अभिव्यक्ति को सामाजिक वाद विवाद की संज्ञा दी है। अर्थात वाद विवाद के विषयों की परियोजना बताई गई है, जो कि हम इस प्रकार देख सकते हैं।
जैसे पहले है अनौपचारिक, औपचारिक वर्ग। औपचारिक वर्ग परियोजना। उसके बाद है अनौपचारिक वर्ग परियोजना। फिर है आत्मनिर्देशन। आत्मनिर्देशन और सेमिनार वर्ग या सेमिनार वर्ग परियोजना। सेमिनार वर्ग परियोजना। अब ये जो औपचारिक वर्ग परियोजना है, इसके अंतर्गत छात्र परियोजनागत तरीके से वाद विवाद करते, एक योजना तैयार करके वाद विवाद करते हैं और वाद विवाद संचालन के लिए व्यवस्थित तरीके से, जैसे सभापति बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, अन्य जो पदाधिकारी होते हैं उन पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं। इसमें कक्षा का स्वरूप संसद तथा विधानसभा के समान होता है तथा इस प्रकार से इस औपचारिक परियोजना को तैयार करके फिर विषय से संबंधित वाद विवाद किया जाता है। उसके बाद है अनौपचारिक वर्ग परियोजना। अब इसके अंतर्गत छात्र व्यवस्थित प्रयोजन के अनुसार वाद विवाद का कार्य नहीं करते हैं। छात्र एवं अध्यापक स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी आर्थिक समस्या पर वाद विवाद कर सकते हैं अचानक से। इसमें जो माहौल होता है, जो व्यवस्था होती है, वह संसद या विधानसभा के स्वरूप के जैसी नहीं होती है। इसके लिए सभापति की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती है। यह है अनौपचारिक परियोजना। उसके बाद है आत्मनिर्देशन। आत्मनिर्देशन, इस परियोजना में छात्र बिना अध्यापक के सहयोग से किसी सामाजिक समस्या पर वाद विवाद कर उस समस्या से संबंधित निष्कर्ष निकालते हैं, यानी खुद ब खुद उस कार्य को करते हैं। फिर है सेमिनार वर्ग का परियोजन। सेमिनार यानी इस परियोजन में कई वर्गों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ग को पृथक पृथक सामाजिक समस्या देकर वाद विवाद द्वारा समाधान किया जाता है, कराया जाता है। यह विधि उच्चतर तथा अधिक लाभप्रद है क्योंकि अलग अलग प्रकार से टॉपिक देकर टॉपिक के ऊपर वाद विवाद कराया जाता है, इसलिए इसको सेमिनार वर्ग परियोजन कहा जाता है। अब जो है समाजीकृत अभिव्यक्ति के गुण, इसमें सबसे पहले इसमें विद्यार्थी समूह में रहकर कार्य करने की कुशलता प्राप्त करते हैं। समूह में रहकर कार्य की कुशलता, ठीक है। इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वह समूह में रहकर किसी भी कार्य को करने में कुशलता प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा है, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है क्योंकि बालक इसमें करके सीखते हैं। बालक इस विधि से क्या करते हैं? करके सीखते हैं, यानी बालक इसमें करके सीखता है। फिर है, यह लोकतांत्रिक विधि है क्योंकि इसमें कक्षा के सभी विद्यार्थी शामिल होते हैं, इसलिए इसको लोकतांत्रिक विधि कहा है। अब इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। विद्यार्थी इस विधि के माध्यम से किसी भी कार्य को करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। अब यह जो विधि है वह शिक्षार्थी केंद्रित है। शिक्षार्थी केंद्रित क्योंकि
इसमें मुख्य रूप से शिक्षार्थी या विद्यार्थी को केंद्र माना जाता है। फिर है, इस विधि में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा रहती है, फलतः प्रदर्शन की इसमें जो है विद्यार्थियों को किसी भी कार्य को प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है तथा आपस में प्रतिस्पर्धा और होड़ लगी रहती है, कौन बेहतर करेगा। फिर इस विधि द्वारा छात्र स्वेच्छा से कार्य तथा रुचि से कार्यशील बनते हैं। इस विधि के माध्यम से शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के मध्य संबंध मधुर बनते हैं। अब आते हैं इसके दोष। इस विधि के दोष। अब इस विधि में वाद विवाद में समय व्यर्थ होता है, यानी इसमें समय अधिक लगता है, टाइम का पता नहीं रहता है। इसके अंतर्गत कुछ ही छात्र जो है वह अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं, सभी विद्यार्थी इसमें हिस्सा नहीं ले पाते हैं। फिर सामाजिक विज्ञान विषय में सभी प्रकरणों को पढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद यह विधि शिक्षक की योग्यता, सृजनात्मकता व सक्रियता पर निर्भर रहती है कि शिक्षक जो ये करवा रहा है वह कितना सक्रिय है, कितना योग्य है तथा उसमें सृजनात्मक निर्माण करने की शक्ति कितनी है। तो ये समस्त गुण शिक्षक में नहीं होते हैं, जिससे कि यह विधि ठीक तरह से सफल नहीं हो पाती है। अब आज का आपका गृह कार्य। समाजीकृत अध्ययन विधि के गुण व दोष बताइए। धन्यवाद।